हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के राष्ट्रपति। यहाँ से लगभग 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ज़रूर यहाँ से एक न एक 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति में होता है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, पूछा जाएगा कि यह किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल 53 कहता है कि वही राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री की सहायता से, मतलब मंत्रिमंडल के सहायता से, अपने अधीन मंत्रिमंडल के सहायता से अपने शासन को चलाएगा। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप देखते करते हैं भारत में कोई फैसला कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और द्वितीय नागरिक भी कौन होता है? तो द्वितीय नागरिक होता है राज्य का राज्यपाल होता है। चलिए बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक राज्य का राज्यपाल होता है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का तुलना इंग्लैंड के सम्राट से किया जाता है, इंग्लैंड के राजा से किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा इंग्लैंड के सम्राट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेना बोले तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो वो 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु कितनों भी हो सकता है, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? कोई सीमा नहीं, इसका कोई सीमा निर्धारण नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचक किस प्रकार से होता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, चुनाव होता है, वो किस रूप से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष रूप मतलब जिसमें जनता स्वयं वोट नहीं करती है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति का नहीं करते हैं, और उप मुखिया का चुनाव में भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करते हैं। तो हम लोग करते किसका है? लोकसभा के चुनाव में करते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव में करते हैं। तो वो जो है क्या है? वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया, जिसमें हम लोग चुनाव करते हैं। जिसमें नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव नहीं करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अप्रत्यक्ष रूप यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद पद्धति, मत पद्धति। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दोस्तों, प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है? ये राष्ट्रपति बनने की एक योग्यता है, एक कैटेगरी है कि कम से कम आपको लोकसभा में 50 आदमी और राज्यसभा में 50 आदमी आपको जानना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनने लायक हैं। और 15,000 जमा राशि भी लिया जाता है, और भारत का नागरिक भी होना चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सब जो है कंडीशन है राष्ट्रपति बनने का। तो अब मैंने आपको बताया कितना, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। तो नेक्स्ट है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो अभी भी मैंने आपको बताया था 15,000 रुपया। कितना जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों, इसका कोई भी सीमा नहीं है, कितनों बार निर्वाचित हो सकता है, बशर्ते जिंदा रहना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव पूछा है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। केंद्र स्तर पर भी निर्वाचन आयोग है, उसको कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जो राज्य स्तर पर इलेक्शन करवाता है उसको कहते हैं राजकीय निर्वाचन आयोग। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? दोस्तों, इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 71 में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में इस बात का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो मात्र 2 हफ्ता का टाइम मिलता है चुनाव प्रचार के लिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। जबकि AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको हटा भी सकता है और अपॉइंटमेंट कर भी सकता है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो दिल्ली और पुदुचेरी को दिया गया है भाग। तो ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है, कौन कौन सम्मिलित होता है? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है? तो इस बात का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में कहता है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों, संसद के द्वारा हटाया जाता है। पूछेगा किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो संसद द्वारा ही लगाया किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग का उल्लेख पूछेगा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के आप किसी भी सदन के द्वारा लगा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप लगा सकते हैं। चलिए अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका एक समय राशि दिया गया है, कितना? कम से कम 14 दिन, कम से कम 14 दिन होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति या तो खुद आ सकता है या नहीं तो राष्ट्रपति अपने द्वारा चुनित कोई भी व्यक्ति को भेज सकता है कार्यवाही के लिए। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? वो तब लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान के दुरुपयोग जब हो रहा है तब राष्ट्रपति पर आप क्या लगा सकते हैं? अतिक्रमण, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, आर्टिकल 61 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यहीं से दोस्तों मूल अधिकार भी लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार, तो ये बात याद रख लीजिएगा। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर, जब आर्टिकल 61 लग जाता है तब उसको क्या करना पड़ता है? अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोनों सदन के सदन के 2/3 बहुमत से। कितना होना चाहिए? सदन के 2/3 बहुमत से होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में। ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समक्ष ये क्या कर सकता है? अपना शपथ ग्रहण ले सकता है। चलिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मतलब जब मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बाद में जो होता है उससे किसी भी व्यक्ति से वो ले सकता है उस कोर्ट के। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब ये नहीं रहेगा तब वो किसी से भी ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को तो सौंपता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों वर्तमान में पूछेगा लोकसभा, अच्छा भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। चलिए, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि कोई राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है या त्यागपत्र दे दिया है तो उस कंडीशन में कौन संभालता है? राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर दिया जाना चाहिए? दोस्तों अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है तो अगला जो राष्ट्रपति होगा मिनिमम कितने महीने में भर दिया जाता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है, फिर से नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो 6 माह। कितना? 6 माह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये राज्यपाल रह सकता है। कौन रह सकता है? राज्यपाल, जो राज्य का मालिक होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और अपना शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ मंत्रिमंडल के सहायता से ये करता है। और इसके अधीनस्थ मंत्रिमंडल कौन होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री, इसका प्रमुख कौन होगा? जो भारत का प्रधानमंत्री होगा। चलिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति आवश्यक है। इस बार बिहार दरोगा में पूछा भी गया था, तो इसका स्वीकृति आवश्यक है। जबकि बजट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये वित्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को है। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो बदलने या कम करने का अधिकार, फांसी की सजा को, वो जो दिया गया है वो राष्ट्रपति को भी दिया गया है और राज्यपाल को भी दिया गया है।
शर्त है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पर फांसी की सज़ा को बदल सकता है या कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल कुछ ही मामलों में कर सकता है। जैसे अगर देशद्रोह का मामला हो तो वहाँ पर राज्यपाल जो है सज़ा को माफ़ नहीं करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। कितना है? 40 है, ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से वो पूछताछ कर सकता है, उनके बारे में जान सकता है। तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? और यही बात कहता है कि जो कानूनी परामर्श लेता है ये किस अधिकार से लेता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 कहता है कि वो परामर्श ले सकता है। चलिए, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो संसद के अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो सूची जो है भारत में 3 प्रकार को है। एक को कहते हैं केंद्रीय सूची, जो केंद्र स्तर पर बनाया जाता है, जिसका मालिक केंद्र सरकार होता है। राज्य सूची, जिसका मालिक राज्य सरकार होता है। और एक को कहते हैं समवर्ती सूची, इस पर जो भी विषय पर नियम बनाया जाएगा, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाया जाएगा। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाए तो अंत में बात जो है समवर्ती सूची वाला विषय पर वो किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था, भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर वो जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। तो यहाँ का जो राज्यपाल होगा तो वो इसका निर्णय करेगा। जब कोई विधेयक सांसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए या तो रख भी सकता है या तो भेज भी सकता है। तो दोनों बात आप याद रख लीजिएगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करता है? अनुमति दे देता है। ये बात याद रख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तब संबोधित करते हैं जब लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद या प्रतिवर्ष करते हैं। चलिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त होता है? मृत्युदंड पर यहाँ पूछा किसी भी मामला में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल राष्ट्रपति को हो जाएगा। चलिए, संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोस्तों, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाता है किसका? मंत्रिपरिषद का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए, नेक्स्ट है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब युद्ध किसी भी देश में या किसी भाग में क्या होता है? युद्ध का स्थिति आ जाता है या बाहरी युद्ध होने का संभावना रहता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए, लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? दोस्तों, लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग करता है। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? कब कर सकता है? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। और ये चीज़ जो हुआ था, ये कब हुआ था? आपातकाल जो कौन लगाई थी भारत में पहली बार? तो 1975 में लगाई थी, इंदिरा गांधी लगाई थी। उस समय जो राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर नहीं लगाया था, डायरेक्ट राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही लगा दिया था। ये बात इन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन, इंडिया और अंग्रेज दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो उस समय करेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा, जैसे कि आपने बीडी जट्टी को देखा होगा, उन्होंने किया था। चलिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों, ये विधायिक अधिकार है, ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 5 लाख रुपया। कितना प्राप्त होता है? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त होता है? तो 30 लाख रुपया। कितना? 30 लाख रुपया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, ये बात याद रख लीजिएगा। और कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आपको ही बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको अजातशत्रु या देशशत्रु के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? लगभग 12 वर्ष तक रहे थे, ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है,
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? दरअसल इसका चुनाव जो हुआ नहीं था, ये डायरेक्ट संविधान सभा द्वारा चुन करके आया था। ये बात याद रख लीजिएगा, संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश के थे? अच्छा, किस जगह से था? तो ये बिहार से था, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? सबके मतलब जो था, जो निर्विरोध चुना गया था, सबके सम्मति से चुना गया था, वो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि एन संजीव रेड्डी। तो ये क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे युवा राष्ट्रपति था, ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जेल सिंह, तो ये बात याद रख लीजिएगा। और प्रथम सिख वर्ग के राष्ट्रपति थे। चलिए, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी। भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। भारत में किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का कौन सा राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये बात याद रख लीजिएगा। और इन्हीं की याद में हम लोग इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम वर्ग के ओर से राष्ट्रपति था। चलिए, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया था? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने किया था। चलिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामलों में किया था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुखिया का प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन मुखिया का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। 5 साल के बाद होता है इनका चुनाव, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? जब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म करता है तो उस समय उसको 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है जमानत राशि के तौर पर, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी जरूरी है। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? कम से कम, अभी जो है इसको 50 से घटा के कितना कर दिया गया? अभी 20 कर दिया है, पहले 50 था। उपराष्ट्रपति का प्रावधान पूछेगा कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, ये बात याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्य होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान करते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति किसका पादेन अध्यक्ष होता है? ये राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य दोनों मतदान करता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके पद की गोपनीयता का शपथ जो है कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। तो नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का बैठक का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की सम्मति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? ये सांसद को है। और ये किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटा सकता है। चलिए, अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये राज्यसभा या लोकसभा किसी के द्वारा लगाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति पर राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा, सिर्फ अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। चलिए, उपराष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त है? 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख रुपया। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ये लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। लोकसभा के सम्मति होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ये कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में ये करता है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक महान दार्शनिक थे, ये बात याद रख लीजिएगा, फिलोसफर थे। अगला है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हामिद अंसारी, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था?
तो वो सोवियत संघ में राजदूत का कार्य था। चलिए नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हो गई थी। तो उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा है। तो कृष्णकांत की, किसकी, कृष्णकांत की। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा था। तो वीवी गिरी। कौन रहा था, वीवी गिरी। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो वीवी गिरी, वीवी गिरी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है। तो अनुच्छेद 63 में। कब किया गया, अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, और मतलब कभी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है, वो है राज्यसभा। कौन है, राज्यसभा है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। तो कब से कब इनका जो कार्यकाल था इसके बारे में मैं बताऊंगा, एक ट्रिक के साथ मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, इसलिए इसको मैं अभी फिलहाल छोड़ देता हूं। थोड़ा सा जान लीजिए। वीवी गिरी 3 मई 1969 ईस्वी से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाही राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे, ये बात याद रख लीजिएगा। और न्यायमूर्ति जस्टिस हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। और बीडी जट्टी जो जज थे वो मतलब राष्ट्रपति के पद पर कौन बना था, ये तीनों का नाम याद रख लीजिए। बीडी जट्टी कब बना था, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। दोस्तों ये रहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना है, सारे प्रश्न को सॉल्व हमने एक ही वीडियो में कर लिया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे रेलवे हो गया, या अन्य किसी भी एग्जाम हो, SSC हो गया, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा, 110% पूछने की संभावना इसी वीडियो से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवश्य डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।